गौरव प्राप्त है। उनके पास ये रिकॉर्ड है। बाबूलाल मरांडी ने 2006 में झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया था। राजधनवार से झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार हैं। तो आज हम दिन भर बाबूलाल मरांडी के साथ होंगे, देखेंगे उनकी चुनावी सभाएं, उनके सियासत के सफ़रनामा पर चर्चा करेंगे, चुनावी मुद्दों पर हमारी बात होगी। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं बाबूलाल मरांडी के आवास। बाबूलाल मरांडी की दिन भर में कई सभाएं होती हैं। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि बाबूलाल मरांडी का नाश्ता कैसा होता है जिससे वो दिन भर तरोताज़ा रहते हैं और पूरी चुनावों में एनर्जी झोंकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, सभाएं करते हैं, जीत को लेकर मंथन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी का किचन है। यहाँ बाबूलाल मरांडी के लिए नाश्ता तैयार हो रहा है, जिसे थोड़ी देर में बाबूलाल मरांडी को परोसा जाएगा और बाबूलाल मरांडी इसी नाश्ते के साथ अपनी चुनावी सभाओं के लिए निकलेंगे और दिन भर चुनावी सभाओं को करते आएंगे। आप संबोधित करते हुए उन्हें देखेंगे और दिन भर इसी नाश्ते से उनको एनर्जी मिलती रहेगी। बाबूलाल मरांडी के साथ हम नाश्ते के टेबल पर मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी जिनकी ज़िंदगी में सादगी की काफ़ी चर्चा होती है, उनकी दिनचर्या में सादगी की काफ़ी चर्चा होती है। आप देख सकते हैं कि नाश्ते में भी काफ़ी सरल और सिंपल जो तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं वो। बाबूलाल जी, दिन भर कई सभाएं आप करते हैं और सभाओं के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। पहली सभा में जो एनर्जी होनी चाहिए, आखिरी सभा में भी वैसे ही एनर्जी होनी चाहिए और चुनाव में तो कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस एनर्जी को आप इन नाश्ते से अर्जित कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने है और मैं समझता हूँ इससे बेस्ट हो दूसरा कोई एनर्जी फूड हो नहीं सकता है। और एनर्जी तो अंदर से आता है, क्योंकि हम कहते हैं लोगों से कि शरीर में या नेचर में ऊर्जा रहता है। ऊर्जा को सिर्फ जगाना होता है, उसको रगड़ना होता है। जैसे आप देखे होंगे कोई व्यक्ति, जब लोग कहते हैं ना कि शरीर ठंडा हो गया तो बोलते हैं उसको रगड़ो, या जाड़ा के समय भी आप देखते होंगे हाथ ऐसे ऐसे रगड़ते तो गर्मी आ जाता है। कहने का मतलब ऊर्जा तो रहता ही है, उस ऊर्जा को जगाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तो अपने आप जग जाता है। सभाओं की भीड़ ऊर्जा देती है, कार्यकर्ताओं का जोश ऊर्जा देती है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। कार्यकर्ता जब रहता है या पब्लिक जब मीटिंगों में आती है तो आता ही है, लेकिन हमने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर में असीम ऊर्जा छुपा हुआ है। अब उस ऊर्जा को जगाने की ज़रूरत है। तो ऊर्जा को जगाने का कई एक तरीका है। साधु संत महंत भी अपने अपने ढंग से उसको परिभाषित करते हैं, बताते हैं, लेकिन हमारा अपना सिंपल थ्योरी है। हम बोलते हैं कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना काम करोगे शरीर के हिसाब से, तो फिर ऊर्जा एनर्जी अपने आप पैदा होता है। जैसे आप जो है ना कि आपने पढ़ा होगा कि भाई जंगल में भी आग लग जाती है, हवा नल जिसको लोग बोलते हैं। तो आग कैसे लगती है? जब एक लकड़ी दूसरे लकड़ी पर जब रगड़ता है हवा के झोंकों से, तो रगड़ते रगड़ते ही फिर आग पैदा होता है। हम लोग बचपन के दिनों में जब गाय चराते थे या कहीं शिकार खेलने हम लोग चले जाते थे, तो जंगल में अगर कैसे आग को तो ले जा नहीं सकते, माचिस कहीं भी छूट गया, तो हम लोग क्या करते थे, लकड़ी को फिर लकड़ी पर लकड़ी को रख करके हम लोग फिर रगड़ते थे और फिर उसमें से आग पैदा होता था। तो हमने देखा कि भाई ऊर्जा, चूँकि आग कोई बाहर से नहीं है, ऊर्जा उसको पैदा किया जाता है, उसको रगड़ने से फिर ऊर्जा अपने आप आग निकल आता है, जलता है। फिर हम लोग पका उका लेते थे, फिर खा लेते थे, फिर आराम से हम लोग चलते थे। तो इसलिए शरीर में ऊर्जा है, इसको आप जितनी काम करोगे, मेहनत करोगे, तो ऊर्जा अपने आप आएगी। अगर हम इसको यूँ ही बैठ गए लेथर्जिक की तरह, तो फिर शरीर में सुस्तापन आ जाता है, फिर ऊर्जा अपने आप एडजस्ट कर जाता है। इसलिए ऊर्जा को जगाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम करना चाहिए, हमारा जो अपना मानना है। तो बाबूलाल मरांडी का मानना है कि ऊर्जा प्रकृति में मौजूद है और ऊर्जा
अर्जित करने के लिए परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो वो इन्हीं नाश्तों के बूते कई सभाएं करेंगे। बीच बीच में सभाओं के बीच उनका कहीं ना कहीं दोपहर का भी भोजन होगा। तो हम बाबूलाल मरांडी के साथ पूरे दिन रहेंगे, उनकी सभाओं पर नज़र डालेंगे, सियासत पर चर्चा होगी, उनके निजी ज़िंदगी पर चर्चा होगी और कुछ चुनावी मुद्दों पर भी बात होगी। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से में, देखेंगे बाबूलाल मरांडी की सभाएं। बाबूलाल मरांडी के साथ हम रांची एयरपोर्ट निकले हैं, जहां चॉपर के जरिए कई सभाओं को संबोधित करने के लिए बाबूलाल मरांडी निकलेंगे। बाबूलाल जी, आपके सियासी सफ़र पर नज़र डालें तो आप पहले शिक्षक थे, फिर सियासत का रुख किया आपने और सियासत में आपने कई पड़ाव देखे। कैसे सियासत में आना हुआ? शिक्षक थे, शिक्षक का मन सियासत में कैसे रम गया? देखिए, इसकी एक लंबी कहानी होती है और लंबा इसलिए कहते हैं कि बचपन में भी जब हम स्कूल में भी पढ़ते थे या गांव में भी थे तो छोटे स्तर पर ही हम लीड करते थे, अब बुराइयों का विरोध करते थे। कॉलेज के लाइफ, स्कूल के लाइफ में भी जो सार्वजनिक कोई कार्यक्रम होते थे तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। अब जैसे स्कूल में सरस्वती पूजा है या 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जो महत्वपूर्ण स्कूल में जो हम लोग मनाते थे तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। फिर कॉलेज में आए तो वहाँ भी छात्रावास में रहते थे, तो आदिवासी छात्रावास था, तो खास करके वहाँ भी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहते थे। लड़कों के साथ कल्याण विभाग में कभी घेराव करना, कभी कुछ करना। तो एक प्रकार से शुरू से ही ये मनोवृत्ति थी संघर्ष करने की और लड़ने भिड़ने की अन्याय के खिलाफ। और फिर लेकिन घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर हर नौजवान पढ़ लिख करके सोचता है नौकरी करे, तो हम भी नौकरी करते थे। नौकरी लग गया था इंटर करने के बाद। फिर 1 साल ही रहे, लेकिन वहाँ भी डीएससी ऑफिस में थोड़ी सी बकचक हो गई, तो फिर हमें लगा कि भाई ऐसा नौकरी क्या करें, तो फिर हमने छोड़ दी। और उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर कामों में निकले। उस समय विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े, कुछ दिनों तक होल टाइमर रहे। फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े और 1991 में फिर चुनाव लड़े दुमका से। तो 91 चुनाव लड़े, हार गए। फिर 1996 में लड़े तो मामूली वोट से हारे और 98 में जीते तो भारत सरकार में मंत्री बने। फिर 99 में चुनाव जीते वहीं से, दुमका से, फिर भारत सरकार मंत्री बने। और 15 नवंबर 2000 को जब अलग झारखंड राज्य गठन हुआ तो फिर हम राज्य के पहला मुख्यमंत्री बने। एक संक्षिप्त में पॉलिटिकल जीवन का एक सफ़र है। और फिर 98 के बाद 2000 के बाद 2003 में फिर मुख्यमंत्री पद से हमने त्यागपत्र दिया। फिर 2006 में हमने बीजेपी से भी और उस समय लोकसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे करके हम नया पार्टी बनाए, झारखंड विकास मोर्चा। और उस दिन से फिर यात्रा मेरा चल रहा है। आपकी सियासी यात्रा शुरू हुई संघ परिवार के एक संगठन से और आपने खुद की पार्टी बनाई। जब आप पहले मुख्यमंत्री बने तो इस राज्य को काफ़ी उम्मीदें थी। अब ये राज्य 19 सालों का हो चुका है और काफ़ी चर्चा होती है बीजेपी की सभाओं में, कांग्रेस की सभाओं में, जेएमएम की सभाओं में। आप भी मुख्यमंत्री रहे, क्या कुछ आपने सपने देखे थे जो पूरा नहीं हो पाया? और बाबूलाल मरांडी किन हालात में बाबूलाल मरांडी को पद छोड़ना पड़ा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जिस वक्त हमने मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दिया तो उस समय एक ही कारण था, जो हमारे मंत्रिमंडल के कुछ कालिक मित्र थे, उनकी कई ऐसे मांगे थे जो हम नहीं पूरा कर सकते थे, जिससे अगर हम पूरा करते तो करप्शन के साथ हमें समझौता करना होता। तो हमारे सामने 2 ही विकल्प था, या तो हम समझौता कर लें और करप्शन जैसा होता है होने दें, या दूसरा विकल्प था कि हम छोड़ करके अपने आप को अलग हो जाएं। तो हमने
दूसरा ही विकल्प उचित समझा और मुख्यमंत्री पद से हमने त्याग पत्र दिया 2003 में। और उसके बाद फिर सरकार बनी, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री फिर बने, और 2005 के चुनाव में भी फिर वो मुख्यमंत्री बने। हमें उस बात की ये नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बना, लेकिन उस समय भी जब देखे कि गड़बड़ बहुत हो रहा है, हमने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराते रहे कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये सब बंद होनी चाहिए। आखिर हम लोग जिन उम्मीदों के साथ राज बना है, राज की जनता के लिए अगर हम काम नहीं करें और करप्शन के साथ समझौता हो जाए तो ये ठीक नहीं है। हम देखें कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की सोच सब कुछ बदल गई है। पहले जो हम लोग जनता को कहते थे, मैंने फर्स्ट नेशन, इसके बाद पार्टी, तब व्यक्ति, तो लगता है कि शायद उल्टा हो गया। फर्स्ट हो गया व्यक्ति और तब पार्टी और तब नेशन हो गया। तो मुझे लगा कि मेरे लिए दो ही रास्ते थे, या तो हम चुपचाप बैठ जाएं और या फिर हम पार्टी से अपने आप को अलग कर लें। अगर हम विरोध करना तो फिर अलग होना पड़ेगा, नहीं तो फिर चुपचाप बैठ जाओ। तो चुप हम बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि हमें एक अंश सैलाव नहीं करता था कि हम चुपचाप बैठें, गलत हो तो हम देखते रहें। तो लगा कि आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ़ नहीं करेगी, और इसलिए हम फिर पार्टी हमने छोड़ दी। तो उस समय एमपी भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। तो हमें लगा कि अगर हमें विरोध करना और यहाँ रहना दोनों नहीं चल सकता है, हमारे लिए नैतिक आत्मा भी हमें कबूल नहीं था। तो फिर हमको लगा कि नहीं, अब लोकसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे देना चाहिए और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से भी हमें त्यागपत्र दे देना चाहिए। बाई इलेक्शन आप लड़े और फिर एक बार चुनकर संसद में पहुंचे आप। हाँ, उसके बाद जब त्यागपत्र दिए, उसके बाद बहुत लोगों ने समझाने का भी कोशिश किया हमें कि नहीं। आपने सुना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से भी संपर्क करने की कोशिश की गई। चुनाव बहुत मुश्किल होता है, नहीं जीतोगे तो समाप्त हो जाओगे। हम बोले क्या होगा, बहुत सारे लोग नहीं जीते, लेकिन अपने उसूलों के साथ तो हम समझौता नहीं करेंगे। और फिर चुनाव मैदान में गए और फिर जनता ने फिर जिताया हमें। बाबूलाल मरांडी के साथ कुछ सियासी और चर्चा होगी, कुछ चुनावी मुद्दों पर बातचीत होगी। बाबूलाल मरांडी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उनके साथ चौपर में होंगे, कुछ बात चौपर में होगी, कुछ सभाओं के भी अंश हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं बाबूलाल मरांडी के साथ और दिन भर हम बाबूलाल मरांडी के निजी ज़िंदगी, सियासी सफ़रनामा और चुनावी मुद्दों पर बात। चौपर में निकलेंगे जनसभाओं के लिए। बाबूलाल मरांडी जी, हमने देखा है कि चुनाव में चौपर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बुनियादी समस्याओं पे आपने जिक्र किया है। नहीं, हर हमेशा यह हमारा मत होता है कि जो आम लोगों से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं उसी को लेकर के हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और इसलिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, हमने इसी को केंद्र में रख करके हमने अपनी चुनावी मुद्दा हमने तय किया। जैसे हम कहते हैं किसानों की खेतों तक हम पानी पहुंचाएंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हमने कहा कि जो मजदूरी है मनरेगा में आज मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो मजदूरी बहुत कम है। तो हमने कहा कि भाई कम से कम 150 दिन काम मिले और 300 रुपया दैनिक मजदूरी मिले मजदूरों को। फिर हमने शिक्षा के बारे में कहा कि जो एक तो सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं है भाई, उसको ठीक करना, और साथ ही जो गरीब बच्चे हैं जो आज तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, जैसे वो इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं, जो कि उनके पास पैसे नहीं है, और फिर डिप्लोमा नहीं कर पाते हैं, बच्चियाँ अनर्थ नहीं बन पाती हैं। तो हमने कहा कि इस प्रकार की जो तकनीकी शिक्षा है वो हम यहाँ के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे, पैसा लगे तो सरकार लगाएगी। तो हमने इन्हीं सब चीज़ों को हमने जोड़ करके रखा, क्योंकि आम लोगों से जो जुड़ा हुआ जो विषय है उसी को हम चुनाव में मुद्दा भी हमने बनाया है। और अपनी चुनावी सभा में भी हम इसी बातों को प्रमुखता से हम कहते हैं। और फिर झारखंड में जो सरकारी विभागों में जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पिछले 19 साल में मात्र 5 ही बार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम ले पाई, और 5 साल में तो एक बार भी नहीं हो पाया। तो हमने कहा कि भाई यूपीएससी की तरह हम भी प्रत्येक साल यानी रिक्रूटमेंट यहाँ होगी, जीपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा, ताकि जो भी वैकेंट पोस्ट होगा प्रत्येक साल भर्ती होते जाएगी, क्योंकि रिटायर भी प्रत्येक साल लोग करते हैं। तो ये जो नियमित रूप से होगी तो छात्र, नौजवान, उनको भी अवसर मिले। तो हमने अपने जो पूरा चुनाव की जो दूरी है या केंद्र उसको
गांव है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, छात्र, नौजवान है, इसी को हमने रखा है केंद्र में। बीजेपी भी इन्हीं मुद्दों पर बात करती है, गांव गरीब किसान की बात करती है और उनकी डबल इंजन की सरकार तो ये दावा भी करती है कि उनके डबल इंजन की सरकार में ही गांव गरीब किसान के लिए काम हुआ है और इसी बिना पे और इसी काम के आधार पे उनको भरोसा हासिल होगा जनता का। नहीं, वो बात करती है लेकिन काम करती नहीं है। पूरे 5 साल में आखिर मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया? आज तो हमें बोला ना 171 रुपया मजदूरी मिलता है। बताओ इस महंगाई के युग में 171 रुपया मजदूरी से क्या होगा? काम भी जो जमाने से 100 रुपये 100 दिनों का होता है वही चल रहा है, वो भी मिलता नहीं है। काम तो रिकॉर्ड में है। तो भाई ये बातें बड़ी बड़ी करती हैं। किसानों के खेतों तक पानी कहाँ पहुँचाया? पूरे 5 साल तक ये गड्ढे खोदते रहे ये, तो आज तो उसी गड्ढे में डूब रही है सरकार। तो ये जो बातें वो बड़ी बड़ी करती है लेकिन काम नहीं करती है। हाँ, काम करते तो उनको बोलना नहीं पड़ता, तो काम बोलता, लोग बोलते। आज उनको बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो भाई लोग तो देख रहे हैं ना कहाँ आपने क्या काम किया है। तो ये सिर्फ भाषण ये लोग देते हैं। बाबूलाल मरांडी धनबाद जिले के निरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। यहाँ हिकी मडाल स्कूल का ग्राउंड है। बाबूलाल जी, आपकी चुनावी सभाओं में हम देख रहे हैं कि कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और आजकल नक्सलवाद को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। हर दल नक्सलवाद पर चर्चा कर रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य में बहुत ही खराब स्थिति है और पहले भी चाहे बादशाह में कल भी शायद घटना घटी है और उससे पहले उनका पलामू लातेहार में भी घटना घटी है और बीच बीच में घटनाएं होती रहती हैं। तो सरकार उस पर जो मामले को सॉल्व करना चाहिए था, सरकार को उस पर कोई ध्यान नहीं रहा। लेकिन सरकार ने तो दावा किया कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। वो तो बार बार ऐसी ही घोषणा करते हैं, लेकिन जब जब उन्होंने ऐसी बातें बोली है तब तब आप देखेंगे कोई न कोई बड़ी घटना हुआ है। क्योंकि नक्सलवाद एक विचारधारा की लड़ाई है, तो उसको विचारधारा से ही उसको समाप्त किया जा सकता है और फिर विकास। सिर्फ अगर सरकार सोचेगा कि लाठी गोली के बल पर उसको हम समाप्त कर देंगे तो ये संभव नहीं है कभी भी ऐसा। तो उनको जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। आज भी विकास का काम बिल्कुल पीछे है, लोगों के हाथों में रोजगार नहीं है, तो इस कारण से वो समाप्त आज भी नहीं हुआ। आज भी स्थिति भयावह है, लेकिन कम इसलिए दिखाई पड़ता है जो कि राज्य में ढेर सारे पैरामिलिट्री फोर्स है। बाबूलाल मरांडी के साथ हम उनकी दूसरी सभा में पहुंचे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि बाबूलाल मरांडी अपनी चुनावी सभा में किन किन मुद्दों पर बात करते हैं। जानते हैं बाबूलाल मरांडी किंग मेकर होंगे या किंग होंगे? देखो, स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार के जब चुनाव होता है जहां पर हमें 2009 में तोड़ने की कोशिश की गई, समाप्त करने की 14 में कोशिश की गई, तो इसलिए लोगों की ये मूड बन नहीं पा रहा है। लोगों को शायद लग रहा है कि पता नहीं ऐसे ही जो बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हम तो आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, हम लोगों की भाव को मैं समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ ऐसी कुछ भी नहीं है। रिजल्ट जो इस बार आएगी वो अप्रत्याशित रहेगा। बाबूलाल मरांडी के राजनीति में, सियासत में संबंध सभी दलों के नेताओं से है, लेकिन वसूलों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। इसीलिए वो अकेले चुनाव के मैदान में है। जनता नेतृत्व तय करेगी, उनका कहना है। तो हम बाबूलाल मरांडी के साथ बने हुए हैं। उनकी अगली सभा में हम देखेंगे कुछ सियासत के अलग रंग, कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।
बाबूलाल मरांडी के चुनावी अभियान की ये आखिरी सभा है। आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी हटिया विधानसभा पहुंचे हैं। हटिया विधानसभा में बाबूलाल मरांडी अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी कुछ ही देर में संबोधित करेंगे अपनी सभा को। बाबूलाल मरांडी ने आज दिन भर कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उनकी चर्चा हुई। तो बाबूलाल के साथ हमारी वोट यात्रा में आज इतना ही। अगले दिन हम होंगे किसी और नेता के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए